Welcome back students, another video lecture of our subject business law, and I am your course instructor Waqas Ahmed from the University of Southern Punjab, Multan. In our previous videos lecture, we are going a lots of things as you know about the rights and obligation of the parties in a contract, the contingent contract and the performance of the contract, and we discuss the agreements which can be void in the nature, and we also discuss the contract in which the consideration is illegal and their effects. And moving forward, now we are going to discuss about our section 51 to onwards, which relates to the performance of the contract in a agreement between the parties. The section 51 says that promisor need not to perform unless the promisee is ready and willing to perform the contract. सेक्शन 51 ये कहता है कि प्रॉमिसर को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि प्रॉमिसी अपना वादा या तब तक वो तैयार ना हो अपना किस्म का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ. मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू परफॉर्म एट द सेम टाइम. नाइदर पार्टी इज़ बाउंड टू परफॉर्म अनलेस द अदर पार्टी इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी for rupees 50 lakh. Both the delivery and the payment are to be done on the same day. A need not to deliver the house unless B is ready to pay and willing to pay the amount. अब देखिए इसमें वाज़े तौर पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में कहा गया है. अब रेसिप्रोकल आपको पता है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन पिछले अपने वीडियोज़ लेक्चर में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ. मैं फिर से आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है कि having the consideration each other in a contract or agreement. The consideration between the parties with each other with one another is known as the reciprocal promise. अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर याद रखिएगा पार्टीज़ का आपस में रेसिप्रोकल प्रॉमिस के तहत दोनों पार्टीज़ विलिंग हो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए सेम डेट सेम टाइम के ऊपर, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा. अदरवाइज़ किसी एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि इस मिसाल में मैंने आपको बताया कि ए ने बी को अपना घर बेचा है 50 लाख रुपए में और सेम डेट में हाउस की डिलीवरी और पेमेंट होनी है. तो जब तक ए हाउस डिलीवर करने के लिए तैयार ना हो या बी पेमेंट करने के लिए तैयार ना हो, दोनों पार्टीज़ अपना कॉन्ट्रैक्ट तब तक परफॉर्म नहीं करेंगी जब तक दोनों में से दोनों पार्टी या कोई एक पार्टी विलिंग ना हो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. चलिए हम अगला मूव करते हैं सेक्शन 52 की जानिब, विच डिस्कस द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस. कि किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल अगर प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है तो उसकी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, कौन पहले अपनी इनिशिएटिव लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की जानिब बढ़ेगा और कौन बाद में जाएगा. उस ऑर्डर को, उस तरतीब को ये सेक्शन डील करता है, जो कि बताता है इफ़ द ऑर्डर इन विच द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड दे मस्ट बी परफॉर्म इन डैट ऑर्डर. कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही वाज़े मेंशन हो जाए कि हमने इस ऑर्डर, इस तरतीब के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट पहले परफॉर्म करना है, फिर उसी तरतीब को ही फॉलो किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए. मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी घर के हम ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं जो 50 लाख रुपीज़ मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल दिया है. तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो जाएगा कि पहले बी पेमेंट करेगा अकाउंट में ए के, तभी हाउस डिलीवर होगा. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी इसी ऑर्डर के तहत होगा जिस ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र किया गया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. इफ़ नॉट फिक्स्ड द ऑर्डर इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑर्डर मेंशन नहीं होगा, ये तरतीब मेंशन नहीं होगी, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है उसके मुताबिक ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी एंड रिसीव पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन. ए मस्ट फर्स्ट बिल्ड द हाउस बिफोर डिमांडिंग द पेमेंट. अब ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ घर की तामीर करने का और एक सर्टन अमाउंट तय हो गई कि अगर ए घर को कंप्लीट करके देगा तो बी उसको पेमेंट करेगा. अब बी से पेमेंट डिमांड करने का हक ए के पास तब पैदा होगा जब वो उसका हाउस मुकम्मल तरीके से कंप्लीट कर उसको देगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जब तक घर मुकम्मल नहीं होता उसकी पेमेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी. अदरवाइज़ अगर इस तरह कोई शर्त रखना चाहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आप हाउस मुकम्मल होने से एक मंथ पहले भी पेमेंट पहले क्लियर करवाना चाहें तो इसको, इस ऑर्डर को, तरतीब को पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जा सकता है.
So section 53 says that the liability of the parties preventing event on which the contract is to take effect. कि अब इसमें पार्टीज़ की लाइबिलिटी बताई गई है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे इवेंट की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके अंदर क्या जिम्मेदारी बनेगी. इफ़ वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम प्रिवेंटिंग देयर प्रॉमिस, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोकती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिजर्व्ड दैट दे कैन क्लेम एनी टाइम. अगर कोई एक पार्टी है तो वो अगर परफॉर्म कर रही है अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से और दूसरी पार्टी वो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसको रोक रही है परफॉर्मेंस करने से ताकि मैं इससे कोई कंपनसेशन ले सकूं, कोई जुर्माना ले सकूं या कॉन्ट्रैक्ट को इसको ख़त्म करवा सकूं, जिसका नाम ख़राब कर सकूं, तो ऐसी सूरत हाल में वो कॉन्ट्रैक्ट जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, वो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन क्लेम करने का राइट रखती है. हम मूविंग फॉरवर्ड में इसको आगे देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू ट्रांसपोर्ट गुड. ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, बट बी फेल्स टू सप्लाई द गुड्स. बी उसमें नाकाम हो जाता है गुड्स को सप्लाई करने में. ए कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए वाइडेबल एंड क्लेम द डैमेजेस. अब ए उसको वाइडेबल कंसिडर करते हुए अपने डैमेजेस जो नुकसान हुआ है उसको क्लेम कर सकता है. अब इस एग्जांपल में देखें वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस करने से रोक रही है, काम परफॉर्म करने से नहीं बता रही. इसकी एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है. ए और बी के दरमियान एक पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि स्केच बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो जिस चीज़ का स्केच बनाना है अगर बी ने अगर वही उसे प्रोवाइड नहीं करके देगा, उसे रोका जा रहा है कि आप पेंट ना करो, वो टाइम गुजार रहा है, उसका नुकसान कर रहा है, तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी ए से कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल भी करार दे सकता है. अब सेक्शन 54 सेज इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड फर्स्ट. कि अगर जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को पहले परफॉर्म करना था और अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, फिर उसका करंट स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का क्या होगा. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वन टू बी परफॉर्म्ड बिफोर द अदर एंड द पार्टी हु शुड परफॉर्म फर्स्ट फेल्स टू डू सो, दे कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर एंड मस्ट कंपनसेट फॉर एनी लॉस. ए और बी के दरमियान कोई भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए ने ट्रांजैक्शन या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट को पहले परफॉर्म करना है और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रह जाता है तो फिर बी ए से कंपनसेशन वसूल करने का राइट रखता है. एग्जांपल में जैसे दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू बी, सो बी कैन मैन्युफैक्चर द गुड्स. ए फेल्स टू सप्लाई द रॉ मटेरियल टू बी. अब बी इज बाउंड टू क्लेम द कंपनसेशन अमाउंट फ्रॉम द ए, क्योंकि जब तक बी ने उसे रॉ मटेरियल नहीं देना, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किसी भी हाल में नहीं करना. ये जिम्मेदारी बनती है बी की ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सके. नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज डील्स अबाउट सेक्शन 55 विच सेज अबाउट इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द फिक्स्ड टाइम, टाइम बीइंग ऑफ द एसेंस. सेक्शन 55 टू आगे ऑनवर्ड जो सेक्शन आ रहे हैं इसमें टाइम रिलेटेड एक मैकेनिज्म दिया गया है जिसके अंदर एक मैक्सिम है जो बयान करता है द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कि टाइम्स किस तरह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट है, लाजमी जुज़्व है, जिसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा. आइदर इट कैन बी डिक्लेयर एज ए वाइड और आइदर इट कैन बी डिक्लेयर वाइडेबल. तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये बताती है कि जब डिले हो जाए, मामलात हो जाए, तो फिर ऑप्शन ऑफ द पार्टी होता है, इसको वाइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है और आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या नहीं करना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो सेक्शन 55 सेज दैट इफ द टाइम इज ऑफ द एसेंस and a party fails to perform on the time, the contracts become voidable at the option of the promisee. If the time is not the essence, the promisee cannot void the contract but can claim the compensation. देखिए अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, लाजमी जुज़्व है, तो फिर पार्टी के लिए बाउंड है कि वो उसको वक्त पर परफॉर्म करेगा. हर हाल में नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या ख़त्म किया जा सकता है. लेकिन अगर टाइम उसमें मेंशन नहीं है तो फिर वो डिले कर देता है, एक रीज़नेबल टाइम में सप्लाई नहीं करता, तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है, वो कंपनसेशन क्लेम कर कर भी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर करके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है. एक्सेप्टेंस आफ्टर द टाइम वेव द राइट अनलेस द रिजर्व. फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू डिलीवर वेडिंग डेकोरेशंस ऑन द वेडिंग डे. ए
एग्री करता है या एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि उसको वेडिंग डेकोरेशंस, फूल वगैरह वो उसको शादी के दिन डिलीवर करेगा, इफ़ डिलेड बी कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइडेबल, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। अब देखिए इस मिसाल में टाइम इज़ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि शादी वाले दिन ही डेकोरेशन का डिलीवर होना ज़रूरी है, उसके बाद तो आपको पता है डिलीवर डिले हो गया तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि शादी तो हो चुकी होती है। तो यहाँ पे टाइम इज़ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, एक नेचर ऐसी है कि आपने टाइम पर ही डिलीवर करना है हर हाल में, ताकि वो शादी पे खूबसूरत लग सके, काम आ सके। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच सेज दैट सेक्शन 56 which deals with the agreement to do impossible act। वो एग्रीमेंट जिसमें तमाम तरह एक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, नामुमकिन हो जाए उनको परफॉर्म करना, तो उसका स्टेटस क्या होगा, आइदर इट कैन बी डिक्लेयर अवॉइडेबल और इट कैन बी डिक्लेयर एज ए वॉइड। तो ये लाजम बात है, हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल हो जाए, नामुमकिन हो जाए, इट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एनी ऑफ द पार्टीज, देन इट बिकम्स अ वॉइड इन द आई ऑफ द लॉ। कानून की नज़र में ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट टू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज़ अ वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग विच बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल आफ्टर इट is made becomes void when it becomes impossible. Unlawful doctrine of frustration deals with this section. Section 56 में याद रखिएगा important doctrine लगता है, that is known as the doctrine of frustration, which deals with the, which says that the impossible event if occurs in a contract, then it becomes a void. And if at the time of signing the contract or agreement, if the act is not impossible and afterwards it become impossible, then afterwards it also declares as a void. This kind of transaction between the agreement or contract between the parties is based upon the doctrine of frustration. This kind of theory is known as the doctrine of frustration. So this is very important theory for your preparation exam. If one party knew of his impossibility that they must compensate the other, if इसमें एक और बड़ी एक अहम बात की गई कि अगर एक पार्टी को पता था कि ये एक्ट इम्पॉसिबल है, वो जानते बूझते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती है, फिर दूसरी पार्टी के पर ये बाउंड हो जाएगा, वो उससे कंपनसेशन क्लेम करेगी, क्योंकि उसने जानते बूझते हुए इस इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर उसको शामिल किया है, उसको डाला गया है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट गुड्स बट एन एम्ब्रोगो इज लेटर इम्पोज्ड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम द वॉइड। लाजम बात है, एक एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, लेटर ऑन गवर्नमेंट इस पर कोई बैन लगा देती है तो ये बिकम्स अवॉइड हो जाएगा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इसके बरक्स अगर ए को पता है कि इन फ्यूचर जाके ये प्रोडक्ट बैन होने वाली है या इस पर अगर रुकावट आ जाएगी, कोई इसमें लीगल हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, वो जानते बूझते हुए एक एग्रीमेंट करता है बी के साथ और बी को बाद में पता लग जाए, फिर बी उससे कंपनसेशन के तौर पर कोई भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट। Now we can move forward to our next section, which is declared section 57, which deals with the reciprocal promise to do things legal and illegal. Reciprocal promise आपको जैसे कि पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसमें having consideration between the parties with each and another, कि दोनों पार्टीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन का होना रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है। और इसके अंदर अगर लीगल इलीगल कुछ थिंग्स इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर उसका करंट स्टेटस क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आइदर इज बिकम अवॉइड और इज अवॉइडेबल। We can see in this section 57, which says that when a contract includes legal and illegal promises, the legal part is enforceable, the illegal part is becomes a void. तो ये बड़ी एक अहम बात है कि जब भी किसी सेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर कोई भी एक पार्ट लीगल हो, कोई दूसरा पार्ट इलीगल हो, जो लीगल पार्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जो इलीगल पार्ट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए प्रॉमिस टू सेल अ कार जो कि लीगल है एंड स्मगल डायमंड वो कि इलीगल है। ओनली द सेल ऑफ द कार इज इन्फोर्सेबल इन द आई ऑफ द लॉ एंड द सेल ऑफ द डायमंड बिकम नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, तो उसको किसी भी हाल में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बिकम्स अ वॉइड। और जो कार की हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट elements we discussed today about the contract, in which we discuss the time and place, we discuss the performance of the contract, we discuss also the order of the transaction and nature of the contract or the agreement, कि कौन सी parties कब क्या
अपना अपने हद तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी, कब करेगी, कौन पहले करेगा, अगर किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो फिर उसका क्या स्टेटस होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, कोई इम्पॉसिबल इवेंट आ जाए तो उसका क्या स्टेटस होगा, उसका क्या मामलात होंगे, इसको हमने आज डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।